प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह हमारी क्लास बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है और ये क्लास हमने भौतिक भूगोल विषय को लेकर के रखी है। भौतिक भूगोल में एक प्रकरण आता है पृथ्वी का अभ्यंतर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आज हम इसी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को लेकर के अपने इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। हम इसको पृथ्वी का अभ्यंतर कहें या पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहें, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग नाम से ये चैप्टर मिल सकता है, तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित ये अध्याय है। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इससे पहले भी भौतिक भूगोल को लेकर के कुछ व्याख्यान मैंने ऑनलाइन आपको दिए हैं और अब ये एक अगला व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है और उसकी जिज्ञासाएं जहां पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर परिवार की उत्पत्ति को लेकर के रहीं, ठीक उसी प्रकार से उसकी यह भी एक जिज्ञासा रही कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। समय समय पर पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं को देखकर उसके मस्तिष्क में अनेक तरह के प्रश्न उपस्थित हुए, अनेक तरह के प्रश्नों ने जगह बनाई और उन प्रश्नों का हल खोजने के लिए उसने समय समय पर अपने उपलब्ध ज्ञान, अपनी कल्पनाओं का सहारा लेकर के उत्तर देने का प्रयास किया। इसी क्रम में उसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की भी कोशिश की। ज्यों-ज्यों मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती गई, विज्ञान का विकास होता गया, त्यों-त्यों उसकी कल्पनाओं के आधार पर जो उत्तर उसने दिए थे उनमें संशोधन भी होता गया और नवीन वैज्ञानिक तथ्यों ने इनका स्थान लिया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर के ही इसकी व्याख्या की गई। यदि हम प्रारंभिक समय की बात करें तो आज से कोई 2000 साल पहले यूनान के जो विद्वान थे, यूनान के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की और उनकी जानकारियों का जो आधार था वो था पृथ्वी के भीतर से जो उष्ण जल स्रोत से जो जल का प्रवाह होता है, पाताल तोड़ जो कुएं होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो जल, वायु और अग्नि के जैसी किसी वस्तु के भंडारों से भरा हुआ है, ऐसी संभावना उन्होंने लगाई। इसी प्रकार से एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए, बाफर नाम के विद्वान थे। बाफर महोदय ने बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो पहाड़ों की अपेक्षा अधिक सघन है, पर्वतों की अपेक्षा ज़्यादा सघन है और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 बताया और बताते हुए ये उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो रिक्त, वायव्य या जलपूर्ण नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भी अनेक विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को उष्ण और तरल बताया। अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का भरसक प्रयत्न किया। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो सूर्य और सूर्य के समान अन्य किसी तारे से मानी जाती रही, किंतु बाद में वैज्ञानिक तथ्यों से ये ज्ञात हुआ कि तारों की जो रचना है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन आदि जो हल्के तत्व हैं, हल्के जो एलिमेंट्स हैं, उनसे बनी है, जबकि पृथ्वी की जो रचना है उसमें सिलिका, मैग्नीशियम और लौह जैसे भारी जो तत्व हैं उनका हाथ है, उनका स्थान है, उनके द्वारा निर्मित है पृथ्वी। तो इससे ऐसा लगता है कि पृथ्वी और जो तारे हैं उनकी रचना भिन्न भिन्न पदार्थों से हुई है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये हमें इस बात के लिए पुनः सोचने के लिए विवश करते हैं कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी रचना कैसी है। तो चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के हमने पूर्व में कुछ परिकल्पनाओं के ऊपर व्याख्यान दिया है, जिसमें कुछ विद्वानों के जो विचार हैं उनको हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। आज हम भूगर्भ की जानकारी को लेकर के, पृथ्वी के इंटीरियर को लेकर के, अर्थ इंटीरियर को लेकर के जो जानकारियां वर्तमान में विद्यमान हैं उनकी आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये जो जानकारियां हमें पृथ्वी के बारे में, जो भूगर्भ के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो या तो प्रत्यक्ष स्रोत से मिलती हैं या फिर वो अप्रत्यक्ष साधनों से मिल सकती हैं। उन सबको हम अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक श्रेणी हो सकती है उसकी जो भौतिक साधन है, उनके आधार पे हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझ सकते हैं। दूसरा वर्ग हो सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आधार हो सकता है ज्वालामुखी क्रिया, उसकी विशेषताओं के आधार पर। और फिर चौथा हो सकता है भूकंप क्रिया, सीस्मोग्राफ के आधार पर, सीस्मोलॉजी के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो ये चार मुख्य साधन हमारे पास आज विद्यमान हैं। इनमें से आज के इस व्याख्यान में हम जो हमारा प्रथम साधन है भौतिक साधन, उन भौतिक साधनों के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आइए इन भौतिक साधनों को हम तीन भागों में बांटते हैं: तापमान, घनत्व और दबाव। तो सबसे पहले हम तापमान के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जो हमारा भूपटल है वो ठोस है, कठोर है और शीतल है, ये हम जानते हैं। वर्तमान जो स्थिति है उसकी ये है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि यदि हम पृथ्वी के ऊपर कोई खान खोदते हैं तो उस खान में जो जो हम गहराई में जाते हैं त्यों त्यों तापमान में वृद्धि होती है। ये हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव जो खान खोदने वाले लोग हैं उन्होंने किया है। और ये जो गहराई में जाने से जो तापमान की वृद्धि होती है इसका आकलन विद्वानों ने किया तो ये औसत रूप से प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज करता है। इसी आधार पर गैमो नाम के एक विद्वान है, उन्होंने अनुमान लगाया कि 50 किलोमीटर की गहराई पर यदि हम चले जाते हैं तो वहां पर शैलों के पिघलने का बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जो तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। और वहां पर गैमो ने अनुमान लगाया कि वह अधिकांश जो शैलें हैं वो पिघली हुई अवस्था में होंगी। ऐसे ही एक दूसरे विद्वान हुए केल्विन। केल्विन ने भी पृथ्वी की जो हिस्ट्री है उसका अध्ययन किया और पृथ्वी की हिस्ट्री का अध्ययन करने में उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी है वो प्रारंभ में 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर थी और से सने वो ठंडी हुई है। और ठंडी होकर के जो भूपटल है उसका सबसे पहले ठंडा हुआ और उसके बाद उसके भीतरी जो भाग हैं वो धीरे धीरे करके ठंडे हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा भूपटल ठंडा हुआ है उसको ठंडा हुए करीब 4 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो उसका आंतरिक भाग है वो विभिन्न जो माध्यम है उनसे पता लगता है कि वो गर्म है
और वो माध्यम है, उष्ण जल स्रोत हो सकते हैं, गीजर है, लावा का उद्गार है। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी उष्ण अवस्था में है। पृथ्वी में गहराई के अनुसार ताप की जो अधिकता है उसके प्रमाण मिलते हैं। और एक और भी बात स्पष्ट होती है कि मरुस्थलों में सागरीय भागों के नीचे, सागरीय तली के नीचे और ध्रुवीय प्रदेशों में नीचे गहराई पर तापमान जो है, तापमान की भिन्नताएं पाई जाती हैं। साधारण गहराई पर ताप वृद्धि की जो दर है वो अवश्य भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, टुंड्रा में मरुस्थलों की अपेक्षा गहराई पर ताप की वृद्धि कम होती है, लेकिन अधिक गहराई पर तापक्रम बढ़ने की जो दर है वो सर्वत्र समान है। ये भी एक अध्ययन किया गया और इस प्रकार से ये जो उच्च ताप के कारण भूगर्भ में द्रवित शैलों की कल्पना की गई कि भाई अंदर की जो शैलें हैं वो द्रवित अवस्था में होनी चाहिए। और इसका प्रमाण हमें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा माना गया कि ज्वालामुखी क्रिया से जो निष्कासित लावा है वो लावा चूंकि तरल अवस्था में है, इसलिए भूगर्भ का आंतरिक भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, ऐसा माना गया। लेकिन इसके विपक्ष में बहुत सारे विद्वान खड़े हो गए। बहुत सारे विद्वानों ने अपने तर्क दिए कि गहराई पर दबाव की भी वृद्धि होती है, केवल और केवल तापमान की वृद्धि नहीं होती, जिससे सेलों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है दबाव की वृद्धि से, और इस कारण से जो शैलें हैं वो द्रवित अवस्था में नहीं आ पाती, बल्कि वो उच्च तापमान के बावजूद भी ठोस ही बनी रहती है। इसी तरह से अनेक विद्वानों ने अपने मत में यह बात कही कि भूगर्भ उष्ण होते हुए भी ठोस मानना ही उचित होगा। ये तापमान के ऊपर आधारित प्रमाण की बात मानी गई, क्योंकि भूगर्भ को तरल यदि मानते हैं तो उससे कुछ आपत्तियां सामने आती हैं, और वो आपत्तियां क्या क्या हो सकती हैं उनके ऊपर हम चर्चा करें। पहली आपत्ति तो यह है कि यदि भूगर्भ मान लीजिए तरल अवस्था में है तो जो भूपटल है उसकी पतली ठोस परत उसको घेरे हुए होगी। तो भूपटल की जो ये ठोस परत घेरे हुए है वो क्रम से ठंडा होकर के ठोस होना चाहिए, और ज्वालामुखी क्रिया में बहुत कमी आ जानी चाहिए, ज्वालामुखी क्रिया में कमी आनी चाहिए, पहली बात। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। दूसरा तर्क यह है कि यदि भूगर्भ तरल होता तो ज्वार भाटे का जो प्रभाव है वो गहराई तक पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल धरातल तक सीमित होता है। और तीसरी बात ये कही गई कि तरल भूगर्भ पर ठोस भूपटल स्थिर या स्थायी तौर पर स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ये तर्क दिए जाते हैं भूगर्भ को तरल मानने की बात के विरुद्ध। तो इस तरह से अंत में ये बात कही गई कि ये ठोस अवस्था में कठोरता और दृढ़ता दो गुण चूंकि पाए जाते हैं, इसलिए द्रवित शैलों में ठोस पदार्थ जैसी दृढ़ता तो होती है लेकिन उनमें कठोरता नहीं होती। और ये जो आंतरिक भाग है ये लचीलापन लिए हुए हो सकता है, लेकिन द्रवित अवस्था में नहीं हो सकता। ये एक बात तापमान के आधार पर जो प्रमाण है उसमें मानी गई है। अब बात आती है घनत्व पर आधारित प्रमाण की। घनत्व की हम जब बात करें तो घनत्व के संदर्भ में न्यूटन ने एक अपना नियम दिया। 18वीं शताब्दी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि दो जो पदार्थ हैं, दो जो कोई आकृतियां हैं, वो उनके बीच में आकर्षण शक्ति पाई जाती है। दो जो पिंड हैं उनके बीच में आकर्षण शक्ति पाई जाती है, और जो आकर्षण शक्ति पाई जाती है वह उनमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है, और उन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके अनुपात में कम होती है। तो ये एक सिद्धांत उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का दिया न्यूटन ने, और इसके आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का जो सापेक्षिक घनत्व था वो सापेक्षिक घनत्व 5.5 आंका गया।
लेकिन भूपटल का जो सापेक्षिक घनत्व 2.7 है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब संपूर्ण पृथ्वी का सापेक्षिक घनत्व 5.5 है और भूपटल का सापेक्षिक घनत्व मात्र 2.7 है, तो इसके मायने है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर जो चट्टानें हैं उनका सापेक्षिक घनत्व बढ़ना चाहिए। अब जब सापेक्षिक घनत्व बढ़ना चाहिए तो सापेक्षिक घनत्व बढ़ने का कारण होना चाहिए। अब एक कारण तो ये दिया गया कि जो हम गहराई में जाएंगे तो चूंकि ऊपर से दाब बढ़ता है और दाब की अधिकता के कारण चट्टानों में घनत्व की वृद्धि होनी चाहिए, और घनत्व की वृद्धि उस दाब के कारण होनी चाहिए। उस दाब की अधिकता के कारण निरंतर उनका घनत्व बढ़ते हुए जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के भी प्रयोग किए गए कि अगर हम किसी पिंड के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर बढ़ाते जाएं तो भी वो एक सीमा से ज्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता है। हमारा जो भूपटल की औसत गहराई है वो 20 किलोमीटर मानी गई है। अब शादी शैलों के नीचे आग्नेय शैलें बिछी हुई हैं, इनका घनत्व 3 से 3.5 माना जाता है। मध्यपिंड का घनत्व औसत रूप से 11 का अनुमान किया गया। भूपटल से भूकेंद्र की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो इसके भार की व्याख्या के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विकल्प प्रस्तुत किए हैं। पहले में इन्होंने यही कहा है कि दाब के कारण निचली परतों का भार अधिक है। इस मत की पुष्टि करने में लाप्लास है, स्लिस्टर है, इन विद्वानों ने अपना मत दिया है, लेकिन इनका प्रयोगों के आधार पर यह मत प्रमाणित नहीं होता। अब दूसरी बात आती है कि घनत्व का दूसरा कारण हो सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अपने आप में भारी पदार्थों से निर्मित हो, और भारी पदार्थों से जब निर्मित होगा तो इसका मतलब यह है कि उसका घनत्व अधिक होगा। पृथ्वी के चुंबकीय गुण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक पाया जाता है, इसलिए ये माना जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो निकिल और लोहा जैसी जो धातुएं हैं उनसे निर्मित होगा, और उनसे निर्मित होने के कारण वो चूंकि धातुएं भारी हैं इसलिए उनका घनत्व भी अधिक होगा। और एक इन्होंने ये भी प्रयोग करके बताया कि अगर हम लोहा और निकल जैसी धातुओं को जब गलाते हैं, धातु शोधन भट्टी में उनको गलाया जाता है, तो उनका जो हल्का पदार्थ है जो मैल के रूप में होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो उनका जो उस धातु का जो असली तत्व है, मेन जो धातु है, वो आंतरिक भाग में बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से माना जाता है कि पृथ्वी जो ठोस हुई है, गर्म से ठोस हुई है, तो हल्के पदार्थ ऊपर आ गए हैं और उसके आंतरिक भाग में ये जो धात्विक पदार्थ हैं, अधिक घनत्व वाले पदार्थ हैं, वो जमे हुए हैं। तो घनत्व पर आधारित प्रमाण ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अधिक घनत्व के भारी पदार्थों से निर्मित है, जैसे लोहा है, निकिल है इत्यादि। तो ये हमारा घनत्व आधारित प्रमाण बताता है। ताप आधारित प्रमाण ने बताया था कि ताप के आधार पर हम पृथ्वी में अंदर जाते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म होता है, अर्थात तापक्रम में वृद्धि होती जाती है, तो इसका मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। और दाब पर आधारित प्रमाण बोलता है कि घनत्व चूंकि अंदर जाते हैं तो बढ़ता है, धरातल के ऊपर घनत्व कम है। इसके मायने ये हैं कि पृथ्वी पर दो कारण हो सकते हैं, या तो दबाव के कारण घनत्व अधिक हो, या फिर स्वयं में पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक घनत्व के पदार्थों से बना हो। तो दूसरा जो बात है कि स्वयं में अधिक घनत्व के पदार्थों से पृथ्वी का आंतरिक भाग बना है, इसको आज के विद्वान अधिक तर्कसंगत मानते हैं। और तीसरी जो बात होगी वो दबाव पर आधारित प्रमाण है। यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो जब आंतरिक भाग की ओर जब हम क्रम से बढ़ते हुए घनत्व के कारण की समस्या का विवेचन करते हैं तो हमें ये तथ्य सामने आता है कि आरंभ में ये माना गया कि धरातल की जो कोर है उसकी ओर जाने से शैलों का भार और दबाव बढ़ने के कारण अंतरतम का घनत्व अधिक हो जाता है, किंतु
आधुनिक प्रयोग किए गए जिनसे ये प्रमाणित हो गया कि सेलों में एक सीमा तक की घनत्व इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, दबाव बढ़ने पर भी उनका घनत्व सीमा से अधिक नहीं हो सकता। तो इस दबाव के प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का जो कोर है, उसका जो अंतरतम है, इसका अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, बल्कि उसके अंतरतम में, उसके इंटीरियर में धात्विक पदार्थ हैं, अधिक घनत्व की धातुएं हैं, जिसके कारण से इसका आंतरिक भाग है वो अधिक घनत्व के पदार्थों से बना है। तो विभिन्न जो प्रयोग हैं उनके आधार पर, पर्यवेक्षणों के आधार पर पृथ्वी का जो अंतरतम है वो निकेल और लोहे से निर्मित अब तक की जो अध्ययन है उनमें माना गया है। और ये तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें चुंबकीय स्थितियां पाई जाती हैं, चुंबकीय दशाएं पाई जाती हैं, ये भी इस बात को प्रमाणित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भौतिक साक्ष्य, भौतिक साधन, जिनमें तापमान, घनत्व और दबाव के ऊपर हमने आज चर्चा की। और अगला जो व्याख्यान हमारा होगा वो जो अन्य जो प्रमाण हो सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए, उदाहरण के तौर पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण हो सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित प्रमाण हो सकते हैं और भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण हैं। तो इन प्रमाणों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों,